चलिए सुनो, आप जिन लोगों के पास अभी भी एटलस नहीं है, आज भर आप लोगों को समय है, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना है, स्टूडेंट एटलस लेना है, ठीक है। कल के क्लास से हम लोग एक सप्ताह तक भारत दर्शन में रहेंगे, इंडिया का टूर कर लेते हैं। बहुत प्राथमिक चीज़ है कि आपको एक बार भारत में घुमा दिया जाए, भारत के हर एक अवस्थिति, लोकेशन, यथा स्थिति, इन सब का आपके पास एक बेहतर नॉलेज हो जाए। उसके बाद ज्योग्राफी आपको बहुत ठीक ठीक समझ में आएगा, ठीक है। तो आज तो बहुतों के पास एटलस नहीं होगा, और एटलस नहीं होने के कारण कल से हम लोग इस प्रक्रिया में लगेंगे। आज एक थोड़ा सा जटिल चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून थोड़ा जटिल है लेकिन है बहुत आसान, दोनों बात हम ही कह रहे हैं, ठीक है। भारतीय जलवायु, अब एक चीज को थोड़ा सा आप पीसीएस अभ्यर्थी की तरह सोचना कि क्लाइमेट और इंडियन क्लाइमेट दोनों में थोड़ा अंतर करके पढ़ाई होगा। क्लाइमेट जो पढ़ेंगे वो कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ये फिजिकल में पढ़ना है, ठीक है। क्लाइमेट को फिजिकल में पढ़ना है, और हम इस फिजिकल ज्योग्राफी में एक पूरा अध्याय ही है। फिजिकल आपको याद है, उस दिन हमने बताया था कि इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या होता है फिजिकल में। फर्स्ट होता है जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, भूआकृति विज्ञान पढ़ते हैं। दूसरा ओशियनोग्राफी पढ़ते हैं। तीसरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। और चौथा बायोज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी जब फिजिकल में आपको पढ़ाएंगे, पूरे विश्व के जलवायु के बारे में बातें वहां की जाएगी। आज थोड़ा सा समरी कि भारत में जलवायु का क्या प्रभाव है, वर्षा का क्या वितरण है, कैसे कैसे वर्षा होते हैं, हमारे यहाँ अल नीनो कैसे प्रभावित करता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एनी हाउ पूछना है। कल भी हमने सवाल पढ़ाया, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। आज क्लाइमेट पढ़ा रहे हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। तो थोड़ा सेलेक्टिव होकर के पढ़िए, समय कम है। एक फिगर पर पहले समझ लेना इसको, एक फिगर पर पहले एक बार समझ लेना कि हालात क्या है इंडिया में, कैसे वर्षा का स्थिति और अपने यहाँ वितरण रहता है, एक फिगर के माध्यम से समझ लेना है, ठीक है। सुनिए, भारत में वर्षा, रेनफॉल, अपने यहाँ कितने प्रकार के मॉनसून है, मॉनसून कितने प्रकार के हैं भारत में? तीन मॉनसून से वर्षा होता है। कौन कौन सा, जहां देखते रहेंगे। एक साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, और यही भारत में 90% वर्षा कराता है, अप्रोक्स 90% वर्षा का आधार है साउथ वेस्ट मॉनसून। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न जेट। और तीसरा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून। ये तीनों कहां से बनते हैं, किन किन क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं, इनके वर्षा की स्वरूप कैसी है, वर्षा का लाइन क्या है, वर्षा का क्या आधार तय होता है, इसी को बस थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के आज के क्लास में देख लेना है। देखिए यहां मेडागास्कर आप देखे होंगे, इसलिए मैप थोड़ा सा सबको ठीक ठाक आना चाहिए। मेडागास्कर देखे होंगे, मेडागास्कर से टकरा करके जब ये हवाएं पूरब की ओर इधर बढ़ती हैं, पछुआ हवाएं हैं,
तो यहां पहुंचने के बाद कन्याकुमारी से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। कन्याकुमारी से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक मोटा मोटा रूपरेखा पहले दिमाग में खींच लेना है, कुछ लिखना नहीं है, लिखेंगे बहुत सिस्टमेटिक होकर के। जैसे ही यहां कन्याकुमारी से टकराती है, इनकी दो ब्रांचेज बनते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर शाखा, और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहां देखो, ये मॉनसून कब यहां टकराता है? 1 जून को। कब की घटना है? 1 जून को। और 1 जून को जब मॉनसून यहां होता है, इसे मॉनसून ब्लास्ट या मॉनसून प्रोफोस्ट कहा जाता है। शब्द उसके लिए क्या है कि मॉनसून ब्लास्ट या मॉनसून प्रोफोस्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत है? एक ही दिन में बहुत हेवी रेनफॉल होना मॉनसून ब्लास्ट या मॉनसून प्रोफोस्ट है, कोई दूसरी घटना नहीं है। 1 जून के बाद यहां पश्चिमी तट है, पूरा पश्चिमी तट। कोई बताएगा पश्चिमी तट कहां से कहां तक? मैं इंडिया का फिजियोग्राफी बहुत शानदार आपको पढ़ाया है कि पश्चिमी तट जो 1600 किलोमीटर लंबा है, यह तापी नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया, एक उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। भूल रहे हो क्या? तापी से लेकर के 15 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी सह्याद्री, 15 डिग्री से लेकर के 11 डिग्री तक मध्य सह्याद्री, और 11 डिग्री से कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री। तो जैसे ही ये पश्चिमी घाट से टकराता है, यहां हेवी रेनफॉल होना शुरू होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता रहा है कि अरब सागर शाखा की वर्षा का दक्षिण से उत्तर की ओर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा, एक समान रहेगा? केवल एक सही है, 2 सही है, कि तीनों स्टेटमेंट सही है? क्या कहेंगे कि जैसे ही ये साउथ टू नॉर्थ होता है ना, रेनफॉल घटते जाता है। घटने का कारण क्या बताओगे कि क्यों घटेगा सर? घटने का कारण क्या है? नहीं, ये पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना, आप बीपीएससी का क्वेश्चन खंगालो, मेरा एक एक वर्ड क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है? कि जो पश्चिमी घाट की हाइट है, यह हाइट दक्षिण से उत्तर की ओर कम होते जाता है। तो ऊंचाई कम होगा, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कहां? वर्षा की मात्रा पर। यही कारण है कि कन्याकुमारी में हेवी रेनफॉल है, जबकि गुजरात तक आते आते, महाराष्ट्र तक आते आते यह कम हो जाता है। एक ये कारण है। दिक्कत है? समझने का ये टॉपिक है कि एकदम घुस जाना है, डूब जाना है इसमें। पूरे भारत में पहले खींच लोगे कैसे वर्षा बरसता है। पश्चिमी घाट के जस्ट इस ईस्ट साइड में आप क्या देखोगे कि वर्षा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में है, शैडो एरिया है, और वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण वर्षा नहीं होता है। तो एक तरफ देखोगे कि 250 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है, और दूसरी तरफ 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा है। कारण क्या है? कि वृष्टि छाया प्रदेश का होना, ये कारण है। ठीक है, तो हमने वर्षा करा लिया यहां तक, यहां तक। अब ये अरबियन सी ब्रांच जो है, अरब सागर शाखा जो है, यहां से धीमे 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 और उत्तर की ओर बढ़ेगा। और जैसे ही उत्तर की ओर बढ़ेगा कि गुजरात में यहां 2 पर्वत आपको पढ़ाए होंगे, एक मांडो और दूसरा गिर। गिर जो एशियाई पर्वत शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर कहां? यही तो गुजरात के गिर में मानव मित्र कहे जाते हैं एशियाई शेर। रील वगैरह में देखते होइएगा, लोग उस सबको कुछ 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 ऐसे खेलते हुए मिल जाएगा। हाँ, वही एशियाई शेर है। तो यहां गुजरात के गिर में,
और यहां मांडो। तो यहां मांडो और गिर से टकरा करके गुजरात में वर्षा कराते हैं। गुजरात में वर्षा किससे होता है? अरेबियन सी ब्रांच से, अरब सागर सखा से। वर्षा का कारण क्या है? कि वहां मांडो और गिर पहाड़ी का होना, वह मांडो और गिर पहाड़ी से टकरा करके और यहां खूब खूब वर्षा करा देते हैं। दिक्कत है? अरे दिक्कत है, आगे बढ़ाना। यहां आइएगा मध्य प्रदेश के पास, तो आपको सतपुरा रेंज मिला होगा। 7 पहाड़ियों का शहर है सतपुरा। मिला है क्या? 7 पहाड़ियों का शहर है सतपुरा। दिक्कत है? तो यहां सतपुरा मिलेगा, यहां सतपुरा मिलेगा, सतपुरा है, कोई दिक्कत? और सतपुरा के जस्ट ऊपर में विंध्यन है। यह विंध्यन परिणाम है किसका? तो पुष्पक का परिणाम है। यह सतपुरा और विंध्यन के इस भ्रंश में जब प्रवेश करता है तो ये अवरोधक के रूप में काम करता है और यहां भी खूब खूब वर्षा कराता है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा अरबियन सागर सखा से। दिक्कत नहीं है? मध्य प्रदेश से ऊपर चलो, अब यहां है राजस्थान, जहां अरावली पर्वत मिलेगा आपको। यहीं पर है अरावली पर्वत सखा। कौन सी सखा है? अरावली पर्वत सखा है। अरावली पर्वत सखा 800 किलोमीटर लंबा पर्वत है अरावली पर्वत। गुजरात में पालमपुर से लेकर और हरियाणा बेसिन तक ये फैला हुआ है। दिल्ली वगैरह रीज इसी पर अवस्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। थोड़ा सा पढ़ना है इसमें कि अरब सागर सखा राजस्थान में इस गुरु शिखर से टकराकर और वर्षा थोड़ा सा करा देता है, बाकी इससे वर्षा राजस्थान में नहीं होता है। हालांकि पूरा राजस्थान इस अरेबियन ब्रांच के रास्ते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रहा है, तो राजस्थान में वर्षा कराना चाहिए इसको। अरे अरब सागर सखा से राजस्थान में वर्षा होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां जो अरावली पर्वत है, यह अरावली पर्वत अवरोधक बन ही नहीं पाया। अब रोकेगा तब न बरसेगा। इधर से आ रहा है मॉनसूनी हवाएं, अवरोधक बनाएगा, वर्षा धड़ाम से बहोगा। अरावली अवरोधक नहीं बना पाया, वो सीधे सीधे रास्ता दे दिया, और रास्ता दिया तो निकलते चला गया। ठीक है, अब यही अरेबियन सी यहां हिमालय से आकर के टकराएगा, हिमालयी क्षेत्र में आकर के टकराता है, जम्मू कश्मीर में वर्षा करा देता है, JNK में वर्षा करा देता है, लेकिन लद्दाख में वर्षा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में वर्षा होता है और हेवी रेनफॉल होता है, लगातार देखिएगा जम्मू कश्मीर में बाढ़ आते रहता है, लेकिन लद्दाख में वर्षा नहीं होता है। कारण क्या है? जम्मू कश्मीर हमारे अरब सागर सखा के मार्ग में आता है, जहां हिमालय से हिट करता है, वहीं पर वर्षा करा लेता है। और इससे वर्षा होता है कहां? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक नगर है धर्मशाला, नाम सुने हैं क्या कभी? सुनकर और याद करके भी रखना है। धर्मशाला भारत में दूसरा ऐसा नगर है जहां सर्वाधिक वर्षा होता है। पहला तो आप मासिन राम चेरापूंजी पढ़े हो, दूसरा नगर कौन सा है? धर्मशाला। एक देखो कहां, शिलोंग में, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तो धर्मशाला में। लेकिन वहां जल जमाव नहीं है क्योंकि पर्वतीय है, कोई स्थिति नहीं बदलती है। फिर इससे वर्षा उत्तराखंड में भी हो जाता है। ये अरब सागर सखा का मार्ग है। अब बताओ, इस मार्ग को आपको याद करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में अब ये रास्ते बन गए। अगर बन गए हो तो हम दूसरे तरफ ले चलेंगे आपको, क्योंकि लिखाना भी है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ब्रांच इसमें एक है दूसरा ब्रांच इसमें है कि आप ये बंगाल की खाड़ी सखा देखना। बंगाल की खाड़ी सखा, ये बंगाल की खाड़ी सखा जो है सीधे सीधे आकर के टकराएगा कहां? मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया।
इसके मार्ग में आता है, चल रहा है और खड़ा है, कहेगा कि आओ टकराते हैं, तो कोई रोकेगा तो वहां प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे लेफ्ट, यहां मेरे लेफ्ट साइड में एक कौन सा है, गारो। कौन सा पहाड़ी है, गारो। किसके नाम पर है, गारो जनजाति के नाम पर है। वहां एक जनजाति है, कौन सी, गारो। उस गारो जनजाति के नाम पर इसका नाम गारो है। और गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, नोकरेक। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वहां नोकरेक। जैसे गारो पर वर्षा, यहां ठीक बीच में आ जाता है खांसी, ठीक बीच में है खांसी, ठीक बीच में खांसी। अब एक बात बताओ कि गारो और जयंतिया के बीच में है खांसी, तो सबसे ज्यादा ये खांसी में ही क्यों वर्षा करा देता है, कभी आपने सोचा? ऐसे चलोगे उटपटांग टीचर के पास तो कहेगा कि बीच में है, गारो में से कुछ भाग जाता है बाएं तरफ और खांसी में से कुछ भाग जाता है दाएं तरफ, एथी में से जयंतिया में से दाएं तरफ, और खांसी बीच में है तो बीचे में पकड़ा जाता है। ऐसी बातें नहीं है। ये मेन कारण क्या है, खांसी पहाड़ी का शेप, हाँ उसका शेप किपनुमा है। और किपनुमा शेप होने के कारण कि वायु इसमें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन प्रवेश करने के बाद इसमें से निकल ही नहीं पाती है, घूम घूम करके बरसाता है। दे रहा है, एक किपनुमा है, आया और कहा इधर घुसो, अब वायु घुस गया, घुस गया, इसी में घूम रहा है, तो वर्षा ज्यादा होगा कि नहीं, चारों तरफ घुमा घुमा के। ये कारण है कि खांसी में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाता है। लगभग 1200 सेंटी तक वर्षा मासिन राम में मापा गया है, 1200 सेंटी तक। अपने यहां 110 है, तो ये हालात है। किशनगंज 205 है। सुनिए, मत लिखो अभी फैक्ट्स को, चीजें तो यही याद करवा देंगे, कल से तो सारी चीजें यही याद करनी है। एटलस लेके आना है और कॉपी पेन बंद रखना है, सारा भारत दर्शन पहले कर लेना है और उसके बाद फिर ज्योग्राफी को समझना है। सुनिए, अब इसका आकार, खांसी का आकार कैसा है, तो कहिएगा कि सर इसका आकार किपनुमा आकार है। किपनुमा आकार होने के कारण ये वर्षा करा देता है। अब देखो, खांसी के बाद में से यहां से दो भागों में ये ब्रांच दो भागों में बंट गया। एक बंटा किधर, तो पश्चिम बंगाल, हुगली हुगली होकर के। एक कैसे बचा है, तो पश्चिम बंगाल के तरफ हुआ है, हुगली होकर के निकल रहा है, हुगली से होकर के निकल रहा है। अरे मोबाइल क्या करा रहे हो, साइलेंट करो भाई। और दूसरा यहां से असम की ओर प्रवेश करेगा। दूसरा कहां प्रवेश किया, असम की ओर प्रवेश किया। देखिए, मेघालय में खूब वर्षा हुआ, गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा, यहां तक वर्षा हुआ है। लेकिन यहां के बाद जैसे ही वो असम खाड़ी में प्रवेश किया, ब्रह्मपुत्र खाड़ी में प्रवेश किया, यहां पर यहां वर्षा नहीं होता है। काहे वर्षा नहीं होता है, क्या जवाब दोगे? कि सर जो असम की वो खाड़ी है ना, वो तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से इधर से वायु प्रवेश कर रही है, तो तीन तरफ से घिरा है, एक तरफ से प्रवेश कर रहा है, तो वर्षा करने देगा नहीं, वो उफना के ऊपर उठ जाता है। क्या करता है, उफना के ऊपर उठ जाता है, उसमें अपलिफ्टिंग होता है, अपलिफ्टिंग होता है। असम में वर्षा नहीं हुआ, क्या आ जाना। ये दूसरे ब्रांच जो इसके इधर टपे, अब जैसे ही ये ईस्ट टू वेस्ट में जाएंगे, कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट में, ईस्ट टू वेस्ट में वर्षा के मात्रा बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, रेनफॉल घटता जाएगा। क्यों रेनफॉल घटेगा, पूरब से पश्चिम हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। घटने का कारण क्या है, क्यों घटेगा? कहना कि सर वायु की जो मॉइस्चर है, नमी है, उसकी नमी की मात्रा में कमी होते जाएगी। तो जब नमी की मात्रा में कमी हो जाएगी तो वर्षा की मात्रा भी घटेगा। और यही कारण है कि कलकत्ता से कम वर्षा बिहार में, झारखंड में। अब बिहार में भी देखो, बिहार में भी पूर्वी बिहार में ज्यादा वर्षा, पश्चिमी बिहार में कम वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहां, किशनगंज में।
हालांकि सबसे कम वर्षा कहाँ, औरंगाबाद में। इधर ले आके पश्चिमी चंपारण इस सब में मत घुसा दीजिएगा। सबसे कम कहाँ है, औरंगाबाद में। उसका कारण अलग है, वो भी वृष्टि छाया में पड़ने लगता है वहां पर। गया वगैरह की पहाड़ी दिख रहे हैं ना, तो इस कारण से वहां कम वर्षा होता है, उसका कारण अलग है। जब बिहार स्पेशल ज्योग्राफी अब मेरा खत्म होगा तो बिहार स्पेशल हम ही पढ़ाएंगे और ईवीएस भी पढ़ाएंगे, तो उस समय इसको क्लियर कर देंगे। सुनो, अब ये बिहार से वर्षा कराते हुए यहां दिल्ली तक पहुंचता है। कहां तक, दिल्ली तक। एक शब्द याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अंतिम रूप से दिल्ली तक वर्षा कराती है। कहां तक, दिल्ली तक वर्षा कराती है। बार बार क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली के बाद यह वायु तो होती है, यह हवाएं तो चलती है, लेकिन वर्षा नहीं करा पाती है। कारण क्या है कि इसके में नमी कम पड़ जाता है, इसमें नमी समाप्त हो जाता है। तो जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वर्षा होगा ही नहीं वहां पर। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। और राजस्थान का ये क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र बना हुआ है, इसमें 25 सीएम से भी कम वर्षा है। 25 सीएम से भी कम वर्षा है, कम वर्षा है, क्योंकि अरब सागर शाखा अवरोधक न मिलने के कारण समानांतर निकल गई। बंगाल के खाड़ी शाखा दिल्ली तक तो वर्षा कराया, दिल्ली के बाद वर्षा नहीं करा पाया। इसका कारण क्या है, नमी इसमें से समाप्त हो गया। तो ये इसकी पूरी एक यात्रा है। अब एक शब्द आएगा यहीं पे कि बादल फटना। जैसे पहाड़ी स्टेट में बादल फटते रहते हैं, पहाड़ी राज्यों में बादल फटता रहता है। बादल क्यों फटता है, पहाड़ी राज्यों में वर्षा क्यों बादल क्यों फटता है, नहीं केवल ऊंचाई कारण एकदम मत बताना है, तर्कहीन बात हो गई। सुनिए, ये दोनों चीजें, इधर से अरब सागर शाखा और इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा, समझ रहे हैं ना, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, जब दोनों आकर के कभी संयोग से आपस में टकरा जाता है तो औसत से बहुत ज्यादा वर्षा होना ही बादल फटना कहलाता है। बादल फटना कोई फिजिकल चेंजेस नहीं है। बादल फटना क्या है कि औसत से बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना बादल फटना कहलाता है। पता चला रात भर में ही 700-800 सेंटीमीटर वर्षा हो गया, सब दहने लगा। 2013 में देखे थे ना, उत्तराखंड में रातें रात कहानी बदल गई। तो ये बादल फटने की घटना है। स्थिति ये क्लियर हो गई। एक मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कितना सेमी 90% वर्षा कराता है, 90% वर्षा के लिए उत्तरदायी है। दूसरी घटना कौन सी है, इसी को जोड़ करके देखें। दूसरी घटना इसमें क्या है, एक है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, इसको दूसरे मैप पर ठीक कर दें। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ में ये बनता कहाँ है। हो गया टेस्ट आप लोगों का, तैयारी बढ़िया चल रहा। पढ़िए, सुनिए, बोर्ड पर आना है, बोर्ड पर आना है और आपको खुद बता देना है कि क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये पश्चिमी विक्षोभ देखिएगा, यहां भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, कभी नाम सुना है आपने भूमध्य सागर का? हाँ, बड़ा लोकप्रिय नाम है, मेडिटेरियन सी। अरब सागर का या सहारा मरुस्थल का हीट विंड, गर्म हवाएं और यूरोप से आने वाली, अगर एक बार दिमाग में आपके भूमध्य सागर हो तो देखो उसको मैप पर आंख बंद करके, कि सहारा मरुस्थल से गर्म हवाएं और यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं
दोनों का अभिसरण होता है मेडिटेरियन सी में, दोनों संयुक्त होती हैं और वहीं से पश्चिमी विक्षोभ बॉन्ड करता है, जन्म लेता है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ अब शीत ऋतु में पछुआ पवनों के माध्यम से धीमे धीमे ये पश्चिम की ओर आता है, यहां से धीमे धीमे पश्चिम की ओर आता है। इसके रास्ते में काला सागर पड़ता है, इसी के रास्ते में काला सागर ब्लैक सी भी है, जहां से ये नमी को एब्जॉर्ब करता है और भारत में शीत ऋतु काल में पहुंचता है औसतन दिसंबर से जनवरी में। ये जनवरी में पहुंच करके और जितने भी माउंटेन स्टेट हैं, पर्वतीय राज्य हैं, उन पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी कराता है, स्नोफॉल होता है। इसी से शिकारा की सैर करने लोग जाते हैं, देखा है, स्नो स्पॉटिंग करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कारक है पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी का, कोई दिक्कत। जबकि इसी पश्चिमी विक्षोभ से जो मैदानी राज्य हैं, इन मैदानी राज्यों में जलबुंद प्राप्त होता है, इसी से मैदानी राज्यों में जलबुंद प्राप्त होता है, रेनफॉल होता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार तक में सरस्वती पूजा के अवसर पर देखिएगा अक्सर बारिश आ जाता है। कभी देखे ना, माने गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी सबको अक्सर बारिश हो जाता है। मैंने इसलिए ये डेट की भावना नहीं है और डेट की बातें नहीं है, ये बातें क्या है, आपको समझाने के लिए है। हो सकता है पहले भी आ जाए और बाद में भी आ जाए। ये मत सोचना कि 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी को आएगा, जी नहीं। ये जलबुंद कराता है। इसी जलबुंद या रेनफॉल को अमावट कहा जाता है, इसी को अमावट कहा जाता है, मावट कहा जाता है, दोनों नाम लिखा होगा, अमावट या मावट। अब ये शब्द परीक्षा में पूछा है, अमावट क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा अमावट कहलाती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रहा है उसी को अमावट बोला जाता है। ये अमावट जो है ये अमृत माना जाता है। किस लिए इसको अमृत मानते हैं, किस लिए, तो रबी फसल के लिए, इसी को रबी फसल के लिए अमृत माना जाता है। गेहूं के लिए, ये दलहनी फसलों के लिए इसे अमृत माना जाता है। ये शीतकालीन वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है। ठीक है, आगे बढ़े, यस ओके। चलिए दूसरा है, यहां से एक मॉनसून है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तरी पूर्वी मॉनसून। यह उत्तरी पूर्वी मॉनसून स्थलीय मार्ग से चलता है, म्यांमार होकर के आता है, तो स्थल से जब बह के आएगा उसमें नमी रहेगा नहीं, मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो यह उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा नहीं करा पाता है, यह उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा नहीं करा पाता है, यहां इससे वर्षा नहीं होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा का एक कारक है ही नहीं। लेकिन यही जब बंगाल के खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, तो बंगाल की खाड़ी से नमी को सोख करके और इस कोरोमंडल तट पर, इस तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, इस कोरोमंडल तट से टकराता है और शीतकालीन वर्षा कराता है। तो जाड़े के मौसम में वर्षा किधर होता है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। और ये वर्षा मूंगफली की खेती के लिए अमृत है, मूंगफली की खेती के लिए
अमृत है। तमिलनाडु क्षेत्रों में इस वर्षा से मूंगफली होता है। ठीक है, नहीं है। दूसरी बात है, अब थोड़ा सा धैर्य और बना के रखना है, समझना है, फिर हम सबको लिखवाएंगे भी, ठीक है। एक एक बातों को लिखना भी है। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ ठीक नहीं रहेंगे। ये वर्षा का समया अवधि क्या है? 1 जून को केरल से टकराया, 1 जून को केरल से टकराया। 25 मई को यह अंडमान निकोबार पर है। सबसे पहले अंडमान निकोबार पर, कब? 25 मई को यह अंडमान निकोबार पर टकराता है। अंडमान निकोबार वाला जरूर याद रखिएगा। 25 को अंडमान निकोबार पर धीमे धीमे ऊपर बढ़ते हुए 1 मई को, 1 जून को केरल से टकराया, और केरल से टकराने के बाद फिर 5 को यहां कर्नाटक के पास, 15 को अपना बिहार वाले क्षेत्र में आ जाता है। देखते हैं ना, पूरे भारत को फैलने में इसको कितना समय लगता है? तो 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक मॉनसून पूरे भारत में कब तक फैल जाता है? 15 जुलाई तक। अंतिम रूप से 15 जुलाई को कहां होता है मॉनसून? यहां राजस्थान के पास, ठीक है, 15 जुलाई तक। अभी डिले इस साल चल रहा है, हाँ, अभी तो चल ही नहीं रहा है। ये पढ़ रहे हैं जलवायु क्या है? 35 वर्षों के मौसम का औसत जलवायु है। अब हर एक वर्ष इसको एग्रीगेट करेगा तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जलवायु क्या है? 35 वर्षों के मौसम का एक एवरेज निकाला जाता है, उसी को जलवायु कहते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए, धैर्य से सुनिए। 15 जुलाई को यह राजस्थान में होता है। 15 जुलाई के बाद 1 सितंबर से ये लौटना शुरू होता है। 1 सितंबर से इसका निवर्तन शुरू होता है। 1 सितंबर से लौटेगा कहां से? तो सबसे बाद में पहुंचा है राजस्थान, और सबसे पहले लौटेगा राजस्थान से। दिक्कत है? 15 जुलाई को राजस्थान में है, और 1 सितंबर को रिटर्न हो रहा है कहां से? राजस्थान से। तो सबसे छोटी मॉनसून अवधि कहां की हुई? परीक्षा पूछेगा आपसे। सबसे छोटी मॉनसून अवधि राजस्थान की है। सिर्फ 45 दिन का मॉनसून अवधि है राजस्थान की, 1.5 महीने का है। धीमे धीमे यहां से लौटना फिर शुरू होता है, और अंतिम रूप से 15 नवंबर को यह केरल के तट से फिर लौट जाता है। तो सबसे लंबी मॉनसून अवधि कहां की? लगभग 6 महीना का रखता है। सबसे लंबी मॉनसून अवधि केरल की है। अब एक बात बताओ, वो कौन सा प्रभाव है? सुनो, वो कौन सा प्रभाव है जो इस मॉनसून को साउथ टू नॉर्थ खींच के ले जा रहा है? और फिर वो कौन सा प्रभाव है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर लौटाते जा रहा है? कुछ तो बातें होगी ना इस पर। ज्योग्राफी हर चीज का प्रूफ मांगता है, इसमें मान के कुछ नहीं पढ़ते हैं, हर चीज का प्रूफ मांगता है। क्या कहेंगे? माने मौसम परिवर्तन में कौन सी घटना घटती है? अरे रुको रुको, अब यहां देखो, यहीं पर थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अब आपको ज्योग्राफी के नॉलेज का। कि 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की डायरेक्ट किरण होता है इक्वेटर पर। ये तो सही है कि सूरज की लंबवत किरणें कहां होती है? इक्वेटर पर या विषुवत पर होती है। सूरज की लंबवत किरणें होती हैं, ठीक है।
22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें आगे बढ़ते जाएंगे और ये 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर होगा। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर होगा। ठीक है, समझना, बड़ी समझने की चिंतन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही 22 मार्च को या इक्वेटर से सूरज की लंबवत किरणें उत्तर की ओर शिफ्ट होना शुरू होगा, इसका परिणाम क्या पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में भी सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगा वहां वायु गर्म होगी, गर्म वायु हल्की होती है और हल्की वायु ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और उस लो प्रेशर को भरने के लिए वायु का प्रवाह होना शुरू होता है। इसी को बोलते हैं ITCZ। एक शब्द आपने सुना होगा, बीपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया है ITCZ से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या बोलते हैं इसको? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है सबका? तो देखो, जैसे सूरज की किरण अब यहां लगभग 25 मई को केरल के पास ऊपर होता है, 25 मई को केरल के ऊपर होता है अप्रॉक्स। तो 25 मई को केरल के ऊपर होगा, तो जैसे 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 सूर्य की किरणें इधर आती जाएंगी, ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ITCZ यहां शिफ्ट होता जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और ITCZ जब यहां शिफ्ट करेगा तो इस ITCZ को जो निम्न वायुदाब इसने बनाया, इसको भरने के लिए वायु का प्रवाह इसके दिशा में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यही कारण है कि मानसूनी हवाएं इधर की ओर खिंची 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 जाती हैं। और फिर वही चीज देखना है कि सूर्य 23 सितंबर को यहां था, 23 सितंबर को यहां था। 23 सितंबर के बाद में से क्या घटना घटी? या दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ, और जैसे ही दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू हुआ, हमारा मॉनसून का निवर्तन भी प्रारंभ हो गया। हमारे मॉनसून का निवर्तन भी प्रारंभ हुआ कि नहीं? कारण क्या है कि अब ITCZ हमारे यहां नहीं बन के कहां बन रहा है सर? साउथ हेमिस्फीयर में बन रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में बन रहा है। ITCZ अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं, कहां? साउथ हेमिस्फीयर में बन रहा है। तो हमारे यहां तो मॉनसून का निवर्तन होगा ही होगा ना। मौसम की क्रिया विधि कि कैसे मौसम चेंज करते हैं। मार्च महीने का मौसम देख लो, मार्च अप्रैल में सामान्यतः क्या होगा? मार्च अप्रैल में क्या होगा? तो मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में शिफ्ट होना शुरू होता है, तो अप्रैल महीना में लो प्रेशर बनेगा, अपने यहां लो प्रेशर बनेगा। अब एक छोटी सी बात बताइए कि दिन का उच्चतम तापमान कितना बजे मापा जाता है? 3 बजे मापा जाता है। दिन का उच्चतम तापमान कितना बजे है? 3 बजे। और निम्नतम तापमान वो मॉर्निंग में मापा जाता है। ठीक है, दूसरी बात सुनो, अब जैसे ही यहां लो प्रेशर बनेगा, इस लो प्रेशर को भरने के लिए वायु का चक्रीय प्रवाह हो सकता है, वायु का प्रवाह होना शुरू होगा। अब वायु का जब प्रवाह होना शुरू होगा, तो मार्च अप्रैल में देखते हैं खूब आंधी आता है। वर्षा नहीं रहता है उस आंधी में, क्या आता है? आंधी आता है। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? नहीं देखे? बहुत देखे हैं। आंधी का आने का कारण क्या है उस समय? अरे अभी तो समझाए, आंधी आने का कारण क्या है उस समय? हाँ, लो प्रेशर बनना, कि सूर्य की जो लंबवत किरण है वो शिफ्ट कर रहा है किधर?
सुनिए, अब ये सूर्य की लंबवत किरण जैसे शिफ्ट हुआ, लो प्रेशर बना, इसको भरने के लिए आंधी आ गया। ये मार्च अप्रैल है। अब मई के महीना में देखो आईटीसीजेड शिफ्ट होने लगता है, तो उस समय मॉनसून पूर्व फुहार आता है, प्री मॉनसून रेन बोलते हैं उसको। सुना है नाम आपने? मॉनसून पूर्व फुहार, प्री मॉनसून रेनफॉल। ये प्री मॉनसून रेनफॉल को कहां किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा परीक्षा यहां अप्रोच करता ही करता है। इसी को केरल में बोलते हैं मैंगो सावर, आम्र वर्षा। सुना है नाम? तो एकदम दुश्मन की तरह क्यों देख रहे हो? अगर सुना है तो थोड़ा हंस के देखो, है कि नहीं है? चलो, अब केरल से थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाओ, कर्नाटक में आओगे। कर्नाटक में इसी को बोलते हैं कॉफी सावर, कॉफी वर्षा बोलते हैं क्या? चेरी ब्लम्स, नाम सुना है ना? अच्छा, जस्ट ऊपर में बढ़ के आ जाना। बंगाल के खाड़ी में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में नार्वेस्टर कहा जाता है। अब एक शब्द आएगा तुम्हारे दिमाग में कि सर किताबों में काल बैसाखी भी लिखा है, तो काल बैसाखी इज अ लोकल नेम ऑफ नार्वेस्टर। कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। नार्वेस्टर का ही स्थानीय नाम काल बैसाखी रखा गया है। कोई दिक्कत है? नहीं तो आधा कंफ्यूजन लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ कि ये काल बैसाखी या नार्वेस्टर में फंसे रहता है। तो इस नार्वेस्टर का ही लोकल नेम कहते हैं क्या? काल बैसाखी कहा जाता है। ये मई की क्रियाविधि है और जून की घटनाएं तो घटित हो ही जाती हैं। तो निकालिए अब अपने लेखनी को तैयार करिए, खूब बढ़िया इसको लिखिए। लिखना ऐसा है कि पढ़ने वाले भी मस्त हो जाएं। देखो, थोड़ा जिगर रख के तो पढ़ना ही पड़ेगा, खास करके मेरे क्लास में। और ज्योग्राफी को थोड़ा डीप अगर पढ़ना है तो थोड़ा जिगर रख के पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? आए, हाँ, सब नोट कर लीजिएगा। उसको पढ़ाए हैं इसी के लिए ना कि नोट करिएगा। चलो अब लिखेंगे, एकदम 45 मिनट तक लिखेंगे, धुआंधार लिखेंगे, कहीं किसी को डाउट नहीं है, बस लिख लेना है। क्लिष्ट हिंदी चलेगा, संस्कृत निष्ठ हिंदी। अच्छा, लिख करके 2 लाइन देखो, अगर चलेगा तो वो चलाएंगे, नहीं तो छोटा शब्द कर देंगे। लिखिए मॉनसून। मॉनसून से तात्पर्य पवनों का ऋत्विक व्युत्क्रमण है। अंग्रेजी में लिखना कि मॉनसून मीन्स द रिदम ऑफ सीजनल इन्वर्जन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड। मॉनसून से तात्पर्य पवनों का ऋत्विक व्युत्क्रमण है। ये शब्द चलेगा? आके हल्का कर दे चलेगा? अरे यही कह रहे एग्जाम में। सुनो मेरे भाई, अब तुम लोगों को थोड़ा ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा। परीक्षा में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। उस यथासंभव अपने शब्दों के उत्तर का मतलब यह नहीं होता है कि अपने लोकल शब्दों को उसमें घुसा देना, बिल्कुल नहीं। यथासंभव अपने शब्दों का अर्थ होता है कि एनसीईआरटी के मानक का शब्द लिखें। ये नहीं कि लोकल लैंग्वेज को घुसा देना है, बिल्कुल मत। मेरा बात मानना, तो हमेशा स्टैंडर्ड शब्द को लिखेगा। ऐसे मैं छोटा शब्द में अब आपको लिखवाऊंगा। बोलिए क्या लिखवा है? हाँ, मॉनसून से तात्पर्य पवनों के ऋतु के आधार पर व्युत्क्रमण से है। सीजनल इन्वर्जन है। मॉनसून मीन्स द रिदम ऑफ सीजनल इन्वर्जन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड। हिंदी में मॉनसून से तात्पर्य पवनों का ऋतुओं के आधार पर व्युत्क्रमण है, उल्टा बहना है।
ऋतुओं के आधार पर जो है व्युत्क्रमण है, उल्टा हो जाना है। ठीक है, कितने प्रकार के अपने यहां वर्षा होता है? तो एक ग्रीष्म ऋतु वर्षा और दूसरा शीत ऋतु वर्षा। ग्रीष्म ऋतु का वर्षा और दूसरा शीत ऋतु वर्षा। ग्रीष्म ऋतु का और शीत ऋतु का, शीत ऋतु का। अब एक बात बताओ, ग्रीष्म ऋतु की वर्षा कब से कब तक? 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। कब से कब तक? 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। हिंदी इंग्लिश सब वाले कंफर्टेबल रहेंगे। 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक, ये भी ठीक है। शीतकालीन वर्षा कब से कब तक होता है? अच्छा, ऋत्विक आधार पर सुनो, जो वायु की दिशा का व्युत्क्रमण है वही मॉनसून है। पवन 3 प्रकार का होता है। चलो थोड़ा और गहरा तुमको डुबाते हैं। अब सुनो, हमसे कनेक्ट करो ना, आप कॉपी से कनेक्ट कर रही है। पवन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक ट्रेड विंड होता है, एक होता है ट्रेड विंड, जिसे व्यापारिक पवन बोलते हैं। ये पूरे साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होते रहता है। दिक्कत है? दूसरा पवन कौन सा है? बोलो ना ना ना, वो नहीं, इसका फिजिकल डिवीजन कर रहे हैं। हाँ सुनो, एक स्थानीय पवन होता है और एक क्या होता है कि ये ऋत्विक पवन होते हैं, जैसे मॉनसून। ये सब तो ऋतुओं के आधार पर ये परिवर्तित होते रहते हैं। एगो लू चलता है, फॉर्म चलता है, सिहोम चलता है, ये सब अलग चीजें हैं। तो वो पवन में हम इसका डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, छोड़िए आगे बढ़ाना। ये ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? 1 जून से लेकर के और 15 सितंबर तक की जो वर्षा है, यह ग्रीष्म ऋतु से वर्षा होता है। ग्रीष्म ऋतु से वर्षा होता है। एक शब्द लिखिए इसमें, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से। ग्रीष्म ऋतु वर्षा में लिखते चलो, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से यह हिंद महासागर के ऊपर से, अंग्रेजी बोले बिल्कुल, दीज आर ह्यूमाइड, दीज विंड्स कमिंग ओवर द, इतना ही लिखो, दीज विंड्स कमिंग ओवर द इंडियन ओशियन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से यह हिंद महासागर के ऊपर से आने वाली आर्द्रता युक्त पवन है। आर्द्रता युक्त पवन है, आर्द्रता युक्त पवन है, यही बातें हो रही थी। आर्द्रता युक्त पवन है। पैराग्राफ चेंज कर लो, आर्द्रता युक्त पवन है, नमी युक्त पवन है। लिखिए, सबसे पहले 1 जून को, सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर द साउदर्न मॉनसून फर्स्ट रीच द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती है। इसे मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है। समर मॉनसून इज कॉल्ड द ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। इसे मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून कहा जाता है। इसी को मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा जाता है। सही है ना? ब्रस्ट ऑफ मॉनसून कहा जाता है, मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है।
नोट लगा देना एक लाइन। यह कोरोमंडल तट, यह कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा तट, आंध्रा तट, आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, कोस्टल रीजन से, हाँ, और ओडिशा तट पर, ओडिशा तट पर वर्षा नहीं कराता है, वर्षा नहीं कराता है, ओडिशा तट पर वर्षा नहीं कराता है, ओडिशा तट पर ये वर्षा नहीं कराता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक शब्द लिखिए, प्रायद्वीपीय प्रक्षेत्र से, प्रायद्वीपीय प्रक्षेत्र से, प्रायद्वीपीय प्रक्षेत्र से द साउथ वेस्ट मानसून because of the shape of the Indian peninsula approach the landmass in two branches। एक लाइन में लिखना है कि प्रायद्वीपीय प्रक्षेप से कन्याकुमारी के पास दो भागों में विभाजित हो जाता है। शेप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला अप्रोच द लैंडमास इन टू ब्रांच, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन दो भाग? नंबर एक अरब सागर शाखा और दूसरा, नंबर एक अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। एक एक करके डील कर लेना है उसको। नंबर एक लिखिए अरब सागर शाखा, नंबर एक अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। ये अरब सागर शाखा की क्या स्थिति है, इसको पूरे अपने मन से अब तो डील कर देगा, सब आगे लिखवाना पड़ेगा। हाँ लिखो, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून 1 जून को केरल के तट पर टकराता है। 1 जून हिट ऑन केरल कोस्ट 1 जून को केरल के तट पर टकराता है। केरल के तट पर टकराता है और पश्चिमी तटीय मैदान पर, और पश्चिमी तटीय मैदान पर लिखते जाओ, द रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, द रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कराता है। इसके बाद नर्मदा और तापी, इसके बाद नर्मदा और तापी के भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है। इसके बाद नर्मदा और तापी के भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है। अंग्रेजी में लिखोगे इंटर द रिफ्ट वैली ऑफ
नर्मदा एंड तापी एंड रेनफॉल टिल अमरकंटक। नर्मदा और तापी के भ्रंश घाटी में प्रवेश करता है और अमरकंटक तक वर्षा कराता है। रेनफॉल टिल अमरकंटक, अमरकंटक तक वर्षा कराता है, अमरकंटक तक वर्षा कराता है। आप जाकर के किसी को अब भारत में वर्षा का वितरण पढ़ा सकते हो ना, कोई पकड़ा है तो उसको पकड़ के पढ़ा देगा। हाँ, ये अरब का एक शब्द है मौसिम, वहीं से हुआ है। अल मसूदी, अल मसूदी एक अरबियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जिस अल मसूदी ने इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पर भी बात किया है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे अभी ही, चिंता नहीं करिए। और कुछ डाउट है किसी को? हाँ बोलिए। डाउट वाला पूछे ना क्या? और कहीं कोई डाउट बन रहा हो, जन्म ले रहा हो, ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी कोई डाउट हो, मैसेज करना, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। ठीक है, नहीं तो क्लाइमेटोलॉजी को देखो, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया हूं, क्योंकि कुछ दिन से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं। ठीक है, जहां थोड़ा गहरा होते हैं, कुछ मायूस हो जाता है, कुछ मायूस चेहरे हो जाते हैं, कैसे नहीं होगा। अब मैं क्लाइमेटोलॉजी, अब आप लोगों को कभी चल करके प्रयास मेरा अब नहीं होगा कि आपको जो है बहुत अंदर से ले चल के पढ़ाया जाए, क्योंकि वहां कुछ चेहरे नदारद होने लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि एग्जाम भी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। मेरे सब्जेक्ट में आप कॉपी पढ़ के जाइए, एग्जाम का प्रश्न आपको पूरा पूरा मिलेगा। यदि यकीन नहीं हो तो अभी तक के प्रश्नों को आप देख लो, जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके अंदर में ही क्वेश्चन है, उसे बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। कहां थे हम लोग? हाँ, वहीं से फिर एक बार ले चलिए, पर अगर आप चेंज करो, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, अंग्रेजी में लिखो, इट हिट्स गिर एंड मांडो हिल्स। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर एवं मांडो पहाड़ियों से टकराती है, गिर एवं मांडो पहाड़ियों से टकराती है। गिर एंड मांडो हिल्स इन सौराष्ट्र रीजन, और सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा कराती है। सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा कराता है, सौराष्ट्र में वर्षा कराता है। फिर आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ डिनोट करते रहना ताकि पता चले कि स्टेट स्टेट कैसे हमने आगे बढ़ाया। आगे लिखो, अरावली, अरावली श्रेणी के गुरु शिखर से टकराती है। इट हिट्स गुरु शिखर इन द अरावली रेंज। गुरु शिखर के, सॉरी, अरावली के गुरु शिखर से टकराती है और वहां वर्षा कराती है, और वहां भी इससे वर्षा होता है। एक लाइन लिखना है कि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। There is no rainfall in Rajasthan from the Arabian Sea because, क्योंकि द अरावली रेंज पैरेलल टू इट्स पथ, क्योंकि अरावली इसके मार्ग के समानांतर है। पैरेलल इज टू पथ, अरावली इसके मार्ग के समानांतर है, अरावली इसके मार्ग के समानांतर है। नेक्स्ट लिखना आगे, यह हिमालय से टकराकर, इट हिट्स हिमालय, हिमालय से टकराकर
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वर्षा कराती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कराती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कराती है। ये भी सही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कराती है। देखिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा होता है अपना बंगाल के खाड़ी शाखा से, लेकिन इसका प्रभाव भी उत्तराखंड में रहता ही रहता है। ठीक है, उत्तराखंड अक्सर जंक्शन बन जाता है, जंक्शन जहां दोनों टकरा जाते हो। नेक्स्ट, इसकी दूसरी शाखा लिख लेना है, बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती है। फ्लो नॉर्थ पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट एंड हिट शिलोंग प्लेटू। समानांतर प्रवाहित होती है, नॉर्थ पैरेलल टू द ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट एवं मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती हैं। हिट द शिलोंग प्लेटू ऑफ मेघालय। पठार से टकराती है। पैराग्राफ चेंज कर लो। शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, हमने इसमें तीनों पर बात किया था, गारो, खासी और जयंतिया। शिलोंग पठार ब्रैकेट में लिख लो, वहां गारो, खासी, कोमा, जयंतिया। गारो, खासी, कोमा, जयंतिया। शिलोंग पठार में क्या है? गारो, खासी, कोमा, जयंतिया। पहला स्थान है जहां वर्षा होता है। पहला स्थान है जहां वर्षा होता है, यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा से पहली वर्षा कहां? शिलोंग पठार पर, गारो, खासी और जयंतिया पर। वहीं पर एक लाइन नोट लगा के लिखना, सबसे पहले वहां टकराता है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे पहली वर्षा वहां होती है। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पहली वर्षा यहां होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून नहीं, हमने इसको भी क्लासिफाई कर दिया। क्या कहा कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पहली वर्षा कहां हो रही है? यहां तक। ये कहां से सेपरेट हुआ है? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से यहां जो वर्षा हुआ अरेबियन सी से, यहां से जो निकल गया बे ऑफ बंगाल से। हाँ बताइए, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून तो सीधी बात है, क्योंकि सेपरेशन तो यहां से हो रहा है। अब बंगाल में कब होगा? जब यहां से यहां वर्षा होने के बाद ये दो पार्ट में टूटता है, एक यहां और दूसरा फिर कहां जाएगा? यहां आएगा। दिक्कत है? 25 मई को अंडमान निकोबार में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से वो वर्षा कराता है। ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच नहीं है। वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हमने कहा है कि पहली वर्षा होती है गारो, खासी, जयंतिया में,
दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की पहली वर्षा होती है 25 मई को अंडमान निकोबार पर। अब देखो ये टोटल तो मेरे भाई तुम लोग समझ नहीं पाया, यहां टोटल तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है। जब कन्याकुमारी से टकराएगा तो ही ना अरब सागर कहोगे या बे ऑफ बंगाल कहोगे। जब तक ये नहीं यहां तक आया तब तक तो हमने इसको दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ही कहते रहे। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लाइन लिखा गया है, अप्रोच कर लो वहां तक कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पहली वर्षा होती है शिलोंग पठार पर, अरब सागर ब्रांच की पहली वर्षा होती है केरल के तट पर। क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ लेते हैं। निश्चित रूप से सुनो, अब यहां 3 गारो खासी जयंतिया, एक लाइन नोट लगा करके लिखना था। क्या नोट में करना था? क्या नोट में करना था? मासिन राम जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, मासिन राम, मासिन राम यहां जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान है, खासी पहाड़ी पर अवस्थित है, खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। सिचुएटेड इन, हाँ खासी माउंटेन, बहुत अच्छी बात है, सिचुएटेड इन खासी माउंटेन, ठीक है, खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। और सर्वाधिक वर्षा का होना, यहां उसी में लिखिए, सर्वाधिक वर्षा का होना इसके किपनुमा आकृति का परिणाम है। शेप, किपनुमा शेप का परिणाम है। सर्वाधिक वर्षा का होना इसके किपनुमा आकृति का परिणाम है। किपनुमा शेप, अंग्रेजी वर्ड भी वही चलेगा, किपनुमा शेप, किपनुमा शेप, यहां किपनुमा आकृति का परिणाम है। पर अगर आप चेंज कर लो, आफ्टर हिटिंग शिलोंग पठार, शिलोंग पठार से टकराने के बाद, आफ्टर हिटिंग शिलोंग पठार, शिलोंग पठार से टकराने के बाद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा सुरमा घाटी में प्रवेश करती है, सुरमा घाटी में प्रवेश करती है। यहां सुरमा घाटी में प्रवेश करती है, इंटर इन सुरमा घाटी। वहीं पर लिखो ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, सराउंडिंग बाई 3 साइड, 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जिससे आर्द्र हवाएं नहीं निकल पाती है, आर्द्र हवाएं नहीं निकल पाती हैं, आर्द्र हवाएं नहीं निकल पाती हैं, उफनाकर ऊपर उठती हैं, अपलिफ्टिंग होता है, उफनाकर ऊपर उठती हैं। कैसे ऊपर उठती हैं? उफनाकर ऊपर उठती हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज कर दो। क्लास 2 घंटा का है कि 1.5 घंटा का? 1.5 घंटा का है, खत्म नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं थोड़ा तेज खत्म कर ले। चलो, शिलोंग पठार से टकराने के बाद, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, शिलोंग पठार से टकराने के बाद आफ्टर हिटिंग द शिलोंग प्लेटू
बंगाल की खाड़ी शाखा पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है। इंटर द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाया वेस्ट बंगाल, वाया वेस्ट बंगाल, वाया वेस्ट बंगाल। ये तो सबको याद है, बस एक औपचारिकता पूरी करा रहे हैं, नहीं तो फिगर में ही सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अच्छा तो कल से बनेगा, कल से मैप एटलस लेके आना है, पूरे इंडिया को जुबान पर रट लेना है, याद कर लेना है, एक एक शहर उसकी विशेषता, जितनी झील नदी, ये सारी चीजों को कल मैप में बांध देंगे कल से। ठीक है, ताकि हमको भी याद लगा कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले इतना प्यारा देश, विश्व का सबसे खूबसूरत देश, इतनी प्राचीन संस्कृतियों को समेटा हुआ राष्ट्र, जिसके बारे में आपको जान ही लेना चाहिए, है कि नहीं है? और जानोगे कैसे? तो ज्योग्राफी इसको समझाएगा, ज्योग्राफी ना बताएगा ये क्या बातें बन रही है, इसलिए इसको जानना है। ठीक है, चलिए। कम कहां मिला है अभी क्लास? अभी तो पूरा माहौल बाकी है, 15 सितंबर तक क्लास चलेगा। ये देखिए, शुरू हमने किया, संपन्न हम करेंगे, बाकी तो बैट्समैन आते जाते रहेंगे ना, ये अच्छी बात है, इससे हमको तो नहीं दिक्कत है रे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू हमने किया है, समाप्त भी हम करेंगे, बाकी बीच में अब सब दिन हम ही पढ़ाएंगे, तो इतने वीर धुरंधर सब हैं, सब लोग पढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे मैं 50 क्वेश्चन आपको घोषणा किया कि पढ़ाऊंगा, मेरा क्लास रिजल्ट तय करेगा कि होगा कि नहीं होगा, समय धीरे धीरे बताएगा। और इसका हुंकार अभी बढ़नी शुरू हुई है ना, तो धीरे धीरे इसको कंटिन्यू होने दो, फिर देखो कल से मजा क्या आता है। चलिए थोड़ा सा और लिख लीजिए, क्या थी? हाँ, एक लाइन लिखो, क्या लिखे थे? आफ्टर हिटिंग द शिलोंग रॉक द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इंटर द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाया वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ लेना। दिल्ली अंतिम स्थल है, दिल्ली अंतिम स्थल है, दिल्ली इज द लास्ट प्लेस जहां बंगाल की खाड़ी शाखा वेयर रेन इज रिसीव्ड बाय द बे ऑफ बंगाल, जहां बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त होता है, द्वारा वर्षा प्राप्त होता है। दो चार शब्द पश्चिमी विक्षोभ में भी लिख लो। शीत ऋतु वर्षा, शीत ऋतु वर्षा, विंटर सीजन, विंटर में क्या है? एक पश्चिमी विक्षोभ है और दूसरा क्या था? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। घबराना नहीं है, बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा के तो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पश्चिमी विक्षोभ में भी थोड़ा लिखे। शीत ऋतु में, इन द विंटर सीजन, शीत ऋतु में, इन द विंटर सीजन, भूमध्य सागर के ऊपर, शीत ऋतु में भूमध्य सागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर एक शीतोष्ण चक्रवात बनता है। इन द विंटर सीजन ए टेम्परेट साइक्लोन बोर्न ओवर मेडिटेरियन सी, शीतोष्ण चक्रवात
का जन्म होता है, यह जेट धारा के द्वारा, यह जेट धारा के द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। इंग्लिश बोल दें, इट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट थ्रू जेट स्ट्रीम। जेट धारा खोज किसने किया था पता है, कोई बताएगा? जेट धारा की खोज किसने करी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक रूसी सैनिक रहा, रॉबसी, क्या नाम था उसका? रॉबसी। देखो दूसरे विश्व युद्ध में रशियन सेना, रसिया और जापान दोनों का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो कि रसिया से दूसरे विश्व युद्ध में फाइटर जेट लेकर के सेना उड़ रही थी कि जापान पर धुआंधार बमबारी करेंगे। तो उन लोगों ने अनुभव किया कि एक खास क्षेत्र में फ्यूल कंज्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है और स्पीड मेंटेन है। मतलब कोई ना कोई एक कारण रहा होगा जिसका परिणाम है कि ये जो फ्यूल कंज्यूम है वह कम है और स्पीड मेंटेन है। फिर इस पर अनुसंधान शुरू हुए। अब रॉबसी को वो सफलता मिली, पता है? जेट स्ट्रीम ऐसे चलता है, स्प्रिंग और गर्त का निर्माण करते हुए, स्प्रिंग और जहां गर्त का निर्माण करते हुए फ्लो करता है, इसे स्प्रिंग और गर्त का निर्माण करते हुए चलता है ऐसे। स्पीड 400 किलोमीटर, यहां 400 किलोमीटर का स्पीड है। हाइट 80 किलोमीटर, ऐसे बंद करके चल रहा है। 2200 किलोमीटर लंबा है, ऐसे चल रहा है। समझ रहे हो वो सिचुएशन क्या हो रहा होगा? ये पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जब फिजिकल ज्योग्राफी में इन चीजों को बहुत शानदार तरीका से सीखना है। बस 2 शब्द और सीखिए, लिखिए भूमध्य सागर, काला सागर एवं कैस्पियन के ऊपर से, लिखो फटाफट, भूमध्य सागर, काला सागर, कौमा कैस्पियन के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण, और कैस्पियन के ऊपर से प्रवाहित होने के कारण नमी ग्रहण कर लेता है। तथा हिमालय से टकराता है, हिट द हिमालय, हिमालय से टकराता है, हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराता है और इसी का परिणाम है हिमपात, स्नोफॉल, स्नोफॉल, हिमपात। हिमपात कहां? पहाड़ी राज्यों में, माउंटेन स्टेट में, माउंटेन स्टेट में। माउंटेन स्टेट कौन सा? जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जबकि ये वर्षा कराता है, रेनफॉल होता है इससे। रेनफॉल कहां होता है? हाँ, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जो वर्षा है इसको अमावट कहा जाता है। इसी को वर्षा को अमावट कहा जाता है। इस वर्षा को अमावट कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? अमावट कहा जाता है। और ये अमावट जो है रबी फसल के लिए, रबी के लिए अमृत है। अमावट रबी के लिए अमृत है।
अमावट रबी फसल के लिए अमृत होता है, रबी फसल के लिए अमृत होता है। एक लाइन लिखो, उत्तरी पूर्वी मॉनसून, लास्ट, उत्तरी पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तरी पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इससे तमिलनाडु के, इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है, जो जो मूंगफली की खेती के लिए वरदान है, मूंगफली की खेती के लिए वरदान है। मूंगफली की खेती के लिए वरदान है। दो तीन चीज और हम लोगों का बच गया, एक ITCZ बच गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, दूसरा मौसम की क्रियाविधि, और मॉनसून का रिटर्न होना, मॉनसून का निवर्तन होना। ये तीन चार चीजें बचे हुए हैं। इन तीन चार चीजों को अगले क्लास में शानदार तरीका से अंजाम दिया जाएगा। लेकिन सुनो, जाने से पहले फिर से एक बार आप कुछ होमवर्क ले लो। आप लोग बिना होमवर्क के कैसे पढ़ोगे? हाँ, होमवर्क ये रहेगा आपको कि आप NCERT से एक बार खूब बढ़िया इसको पढ़ लेना। 11th क्लास NCERT में ये है, 11th क्लास NCERT भी पढ़ लेना। शब्द थोड़ा आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि कल आपके क्लास का समय जो होगा 3:30 बजे से हम लोग रखेंगे। ऑक्सफोर्ड लेकर के आना है, आज ही ले लेना है, और घर जाकर के एक बार मोहब्बत हो जानी चाहिए आपको भारत से, उस नजर से देखना है। बस एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, ताकि कल से जब धुआंधार आपको लोकेशन दिखाया जाए तो फिर दिक्कत नहीं हो, ठीक है। खुद से खोजिएगा, अपना शस्त्र बनाओगे, वही ज्यादा प्रभावी रहता है, ठीक है। हम तो यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ बताइए। हाँ देखिए, ये असम की बाढ़ की समस्या ब्रह्मपुत्र बेसिन होने के कारण, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन के कारण होता है। जब भी वहां बाढ़ आता है तो ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आता है, ठीक है, रेनफॉल वाला नहीं। और जो राजस्थान के क्षेत्र है, तो राजस्थान में किधर बाढ़ आते हैं? तो पूर्वी राजस्थान में आता है, कभी पश्चिमी राजस्थान बाढ़ के चपेट में नहीं आता है। और थोड़ा उस दिन को याद करिए आप कि हम लोग राजस्थान प्लेन जब पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़े थे कि राजस्थान पहले जलोढ़ क्षेत्र था और सिंधु का अपवहित क्षेत्र था, सिंधु का अपवहित क्षेत्र रहा है। जैसे ही यहां अंबाला रिज ऊपर उठना शुरू हुआ, अंबाला कटक, तो सिंधु का शिफ्टिंग किधर हुआ? तो वेस्ट साइड में हुआ है। तो अभी भी जो ईस्ट पार्ट से इस पोर्शन जो है, वहां सिंधु के सहायक नदियों का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। कभी रहा था तो नदियां कभी नैहर घूमने चली जाती हैं कि आते हैं देख के, हर साल नहीं आता है। उस संयोग है कि कभी आ जाता है, ठीक है, हर साल नहीं आता है। अगर हर साल आता तो फिर अलग कहानी होती, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, चलो।